आज की वीडियो में दोस्तों हम एक डीप स्टडी करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स और टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, 10 मिनट लूँगा आपके बट आपके 50-60 हज़ार जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो बच सकते हैं। थोड़ा सोचिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर तुमने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया, ऐसा मेरे को सवाल आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा कि जो क्लिनिक मैंने चूज़ किया है वो 2.5 साल से मैं उस क्लिनिक को करीब से देख रहा हूँ। डॉक्टर के स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, उनकी इम्प्लांटेशन, उनका एक्सट्रैक्शन, सारी चीज़ें मॉनिटर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट के टेम्पररी साइड इफेक्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हम डिस्कस करेंगे कि पेन कितना रहता है और कितने दिनों तक रह सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो कि एनेस्थेशिया दिया जाता है तो पेन लेवल आपको बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये पेन लेवल अगर आपका एनेस्थेशिया का इफेक्ट उतर जाता है तो दोस्तों 1 हफ्ते तक रह सकता है। उसके लिए भी आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, तो पेन लेवल की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। और हेयर ट्रांसप्लांट में जो पेन लेवल है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ फेज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरा दोस्तों स्वेलिंग है। स्वेलिंग कब तक रह सकती है? स्वेलिंग हर केसेस में नहीं आती, हर इंसान को जो कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट स्वेलिंग नहीं आती है। आपकी स्लीपिंग पोजिशन कैसी है और आपका बॉडी रिस्पॉन्स कैसा है उसके हिसाब से जो कि आपको स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपका फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा हुआ है तो आपको स्वेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों स्वेलिंग 3 से 4 दिन तक रहती है, 3 के बाद जो कि स्वेलिंग जा सकती है, उसके लिए भी आपको जो कि मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। नम्बनेस, थर्ड पॉइंट है दोस्तों नम्बनेस। जो ये नम्बनेस रहता है यानी कि एरिया सुन्न रहता है, वो कितने दिन तक रहता है? दोस्तों 1 से 2 हफ्ते जो कि है ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है वो नम रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे घाव बने हैं, यहाँ पे सर्जरी हुआ है। ठीक है, तो न्यू स्किन जनरेशन और सारी चीज़ें जो कि है रीजनरेट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसीलिए जो कि है नमनेस रहता है। ये नमनेस कभी कभी 1 महीना भी रह सकता है, तो उसे डरने वाली बात नहीं है। ये भी एक हेयर ट्रांसप्लांट का फेज ही है, दिस इज नॉट अ साइड इफेक्ट। चौथा मुद्दा है दोस्तों पिंपल्स या फिर बॉयल्स। पिंपल्स या फिर बॉयल्स क्यों आते हैं? दोस्तों इसे मेडिकल लैंग्वेज में फॉलिकुलिटिस कहा जाता है, जिसमें आपका जब ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ग्रो होता है तो वो स्किन के अंदर ही ग्रो होता है, स्किन के बाहर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से एक तंबू जैसे बनते जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉयल्स है दोस्तों या फिर ये पिंपल्स है वो भी डेफिनेटली चले जाते हैं। आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो पर्टिकुलर क्रीम बताएंगे, उसका इस्तेमाल करके ये बॉयल्स आप हटा सकते हो। 5th पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉक लॉस। कई लोगों को जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद या तो डोनर में शॉक लॉस हो जाता है या फिर रेसिपिएंट एरिया में शॉक लॉस हो जाता है। वो क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आजू बाजू की जो बाल रहते हैं, जो एग्जिस्टिंग हेयर है, उनको भी जो कि है दोस्तों थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे बनते हैं। ठीक है, स्लिट्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होते दौरान पंच जो कि आपके स्किन के अंदर जाता है, तो साइड वाले हेयर्स को भी जो कि दोस्तों थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी शॉक लॉस होता है, जहाँ पे भी पैची एरिया बन गया है, वहाँ पे थोड़े समय बाद जो कि है जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कस अबाउट परमानेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। टेम्पररी पे तो हम मात कर सकते हैं, टेम्पररी में जो कि दोस्तों फिर से जैसे पहले जैसे हो सकता है, बट जो परमानेंट साइड इफेक्ट्स है उसमें जो कि दोस्तों आपको ये लाइफ टाइम सहना पड़ सकता है। सबसे पहला जो कि दोस्तों मुद्दा है वो है स्कैरिंग। जो दाग बन जाते हैं पीछे की साइड में, जो दाग बन जाते हैं या फिर रेसिपिएंट एरिया में दाग बन जाते हैं। देखिए क्या होता है कि डॉक्टर अगर अनस्किल्ड हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर 100% ट्रांसप्लांट आपका टेक्नीशियन द्वारा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको परमानेंटली फेस करनी पड़ सकती है। रॉन्ग पंच साइज अगर यूज़ हो रही है, पंच शार्प नहीं है, तो यहाँ पे आपके पैचेस बन सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जो कि दोस्तों गड्ढे जो कि दोस्तों बने हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप क्लिनिक चूज़ कर रहे हो वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें नई यूज़ हो रही है और अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ के साथ जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। अगर दोस्तों आपका FUT हो रहा है तो आपका लीनियर स्कार बना हुआ रहता है। अगर क्लिनिक बहुत ही मॉडर्न है तो वो स्कार इनविजिबल हो सकता है। अगर मॉडर्न नहीं है तो भाई
लग गए, लाइफ टाइम के लिए लग गए। जो FUE में भी जो कि दोस्तों जो बारीक बारीक स्टैम्प्स बने हुए हैं पंच के वजह से, वो भी कई सारे क्लिनिक में अभी भी देखने मिलते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से कराया है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकेंड परमानेंट साइड इफेक्ट है दोस्तों, साइड इफेक्ट नहीं, ये फैक्ट है कि परमानेंट लॉस ऑफ डोनर एरिया। ठीक है, जो आपका डोनर एरिया, कई सारों को सवाल अभी भी है कि यहाँ पे हमारे बाल निकाले और यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे बाल क्यों नहीं आए? क्यों आएंगे? बाल रूट से निकाले गए हैं। आपका जो ग्राफ्ट है वो रूट है, वो रूट का रूट यहाँ पे लगाया गया है, सिर्फ बाल नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे से जो बाल निकाले गए हैं वहाँ पे कभी भी बाल नहीं आएंगे। ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान में रख लीजिए। थर्ड चीज़ है दोस्तों रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इम्प्लांटेशन। कई सारे क्लिनिक में जो कि है दोस्तों उनका जो स्टाफ रहता है, जो टेक्नीशियन का, उनको इम्प्लांटेशन भी नहीं आता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हालांकि कई सारे क्लिनिक में टेक्नीशियंस ही करते हैं डॉक्टर के मॉनिटरिंग के अंडर। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन में गलत डायरेक्शन बन रही है तो रिजल्ट आने के बाद आप जब बाल बनाते हो तो अलग ही डायरेक्शन में जो कि है बाल ऐसे ऐसे अलग अलग दिखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ परमानेंट साइड इफेक्ट। ठीक है, अगर सही डायरेक्शन में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, यहाँ पे पीछे जो भौरा बना रहता है उसमें जो कि अच्छी स्किल्स लगती है, और हेयर लाइन उसमें जो कि दोस्तों अच्छी स्किल्स लगती है, दोनों में अगर गलत डायरेक्शन मिल रही है तो लाइफ टाइम लग गए। लास्ट जो दोस्तों है परमानेंट साइड इफेक्ट, वो है रॉन्ग हेयर लाइन डिज़ाइन पैटर्न। जो आपका रॉन्ग हेयर लाइन अगर डिज़ाइन हो रही है तो वो भी आपको परमानेंटली, मतलब फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट में आप अगर किसी रॉन्ग क्लिनिक को चूज़ कर रहे हो और ऐसे ही जो कि किसी टेक्नीशियन ने आपकी हेयर लाइन बना दी है, तो समझ लीजिए वो लाइफ टाइम रहेगी। जैसे ही एग्जिस्टिंग हेयर चले जाते हैं तो वो सिर्फ हेयर लाइन बनी दिखती है आपकी, सिर्फ हेयर लाइन बनी दिखेगी। आगे कोई भी गेस कर लेगा कि तेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर वो नेचुरल वे में बनाई गई है तो थोड़ा बहुत अनगेसेबल रहेगा। ठीक है, बट अगर अननेचुरल पूरी हेयरलाइन लीनियर बनाई गई है और एकदम भद्दा सा उसको लुक दिया गया है, एकदम भद्दा सा डायरेक्शन दिया गया है, तो डेफिनेटली दोस्तों इट गोना स्टे परमानेंटली। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी क्लिनिक है उसके रिजल्ट्स देख रहे हो, उसकी केस स्टडीज़ देख रहे हो, तभी जाके क्लिनिक चूज़ कर रहे हो। अभी आते हैं दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जान नहीं जाती है। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जान तभी जाती है या तो पेशेंट की लापरवाही रहती है या फिर क्लिनिक जो रहता है वो गलत रहता है। क्लिनिक ने जो प्राइमरी जो चेक्स रहते हैं दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले होने वाले चेक्स वो नहीं किए रहते हैं। बस पैसे के लिए जो कि हेयर ट्रांसप्लांट आपका जो कि करवा देते हैं और फिर आपको सहना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको चक्कर आने लगते हैं खून देख के, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ठीक है, आपको सांस फूलने की बीमारी है, या फिर आपको आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसलिए जो कि है दोस्तों आपकी ब्लड टेस्ट की जाती है प्रायर टू द हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें कोई अगर डिटेक्शन होता है तो क्लिनिक ने नहीं कह देना चाहिए। अगर क्लिनिक फिर भी रिस्क ले रहा है और आप क्लिनिक को जो कि दोस्तों फोर्स कर रहे हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, ये आपकी भी गलती है। तो ये सारे पैरामीटर्स और ये सारे चेक्स आपके हेयर ट्रांसप्लांट के पहले होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कई सारे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो परमानेंट रह सकते हैं। इसलिए जो कि दोस्तों आज की वीडियो बनाना मैंने इम्पॉर्टेंट समझा। कई सारे 18 साल के 17 साल के बालक मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा है। अरे रुक जाओ, पहले पढ़ाई करो, पहले क्वालिफाइड हो जाओ, साला पैसा कमाओ, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। ये सेकेंडरी चीज़ है, ये सब पैसे उड़ाने के धंधे। ये इम्पॉर्टेंट कोई सर्जरी नहीं है जिसके बगैर आप मर जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों। और फिर मैंने जहाँ से कराया हेयर ट्रांसप्लांट वो सारी डिटेल्स तो आपको मैंने ऑलरेडी दे ही दी है। अगर आपने मेरा लाइव हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो मिस किया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे प्रायर चेक्स रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के पहले। देखिए दोस्तों, कई सारी स्टेप्स उन्होंने परफॉर्म की, उसमें मेरा 1 आध घंटा चला गया। तो ये सारी होनी चाहिए आपके भी साथ, इसीलिए जो कि है आपको अच्छे से अच्छा क्लिनिक मैं सजेस्ट करता हूँ, ताकि आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट 100% सेफ हो और बेहतर रिजल्ट्स आए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।